students, our today's topic is adaptive immunity. एज सच मैंने आपको शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया है इन्नेट के साथ साथ, बट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आइदर इन्नेट इम्यूनिटी में और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो वी विल हैव टू एलैबोरेट दिस टॉपिक. So adaptive immunity, also known as specific host defense system, or it is the specific immune response. So here immunity means free from burden, ability of an organism to recognize and defend itself against specific pathogens or antigens. And what about immune response? It is the third line of defense. मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ाते वक्त ही बता दिया था. सो अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम आता है. सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस. सो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शंस तो होते ही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स का भी जनरेशन, ये भी लिम्फोसाइट्स भी जनरेट होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस. सो एंटीजेंस हैं क्या? व्हाट आर एंटीजेंस? सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ पैथोजन और फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवोक मीन्स एक्टिवेट करना या इन्फ्लुएंस डालना कुछ करने के लिए. सो दैट प्रोवोक अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. तो यहाँ पर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए ये जो पैथोजन या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एंटीजेंस होते हैं. नाउ वी विल again understand what is first, second and third line of defense. Okay, so first and second line of defense, as I already told you that it may belongs to non-specific defense mechanism or innate immune system. So first line में skin आ जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी और इन दोनों से सिक्रीट होने वाले जो भी सिक्रीशंस हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे. देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपका फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है एंड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. एंड थर्ड नंबर पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस system. Now come to the specific defense mechanism or immune system, that is the third line of defense. So इसमें lymphocytes and antibodies ये दोनों आ जाएंगे. Okay, so what is innate or genetic immunity? It is the immunity of an organism that may come from by birth. सो जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि हमारी बाय बर्थ ही हम जब बॉर्न होते हैं तो हमारी जीन्स में ये इस तरह की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है. सो दैट इज़ नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी और जेनेटिक इम्यूनिटी. एंड सो मैं आपको इसके रीजंस बता रही हूँ कि इसके लिए कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है. सो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि जीन्स में होता है ये. दूसरा, इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर्स और अदर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन. इसका मतलब ये है कि कोई पैथोजन ऐसा होता है जिसके अगेंस्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन्फेक्शन को इम्प्रूव या बढ़ाने के लिए या फैलाने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनिटी ऑफ माइस टू पोलियो वायरस. तो आप सबको पता है कि पोलियो वायरस ह्यूमंस को तो इफ़ेक्ट डालता है, हम लोगों में पोलियो होता है, बट माइस में
पोलियो नहीं होता। कभी आपने माइस में नहीं सुना होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें इस इन्फेक्शन को, पोलियो वायरस से फैलने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं होती, उनकी एब्सेंस होती है। ओके, सो सेकेंड रीज़न इज़ ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर्स और अदर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेक्शन। नाउ कम टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So it is the immunity that an organism develops during lifetime. Develops during lifetime का मतलब क्या है? लर्निंग प्रोसेस है. ओके, सो एक्वायर किया जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो फर्स्ट रीज़न इसका क्या होगा? इट इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब जीन्स में प्रेजेंट नहीं होता है. हम जो देखते हैं, जैसा समझते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं या फिर उस चीज़ के लिए हम एबिलिटी को एक्वायर करते हैं. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट मे बी एक्वायर्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली. सो इसको हम नेचुरली भी एक्वायर कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी एक्वायर कर सकते हैं. नेचुरली मतलब कि कोई पैथोजन एंटर किया बॉडी में तो उसके अगेंस्ट पहले उसको समझना, समझ के फिर उसके अगेंस्ट एक्शंस लेना कि लिम्फोसाइट रिलीज़ करना है तो कौन सी वाली करनी है. सो ये नेचुरल हो गया. आर्टिफिशियली में क्या होगा कि वैक्सीनेशन को आप समझ लो जैसे वैक्सीन है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की चीज़ों को हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं. सो उसके साथ में इम्यूनिटी डेवलप होना, सो दैट मे बी known as artificial acquired immunity. For example, development of immunity to measles in response to infection or vaccination. So measles के लिए आपको पता है vaccinations मतलब vaccines डेवलप हो चुकी हैं ऑलरेडी. सो ये वैक्सीन्स जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं. देन हमें मीजल्स का खतरा कम हो जाता है या ना के बराबर रहता है. सो लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने ये सारी चीज़ें एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बताई थी कि एंटीजेनिक चैलेंज बहुत ज़रूरी है इसके लिए. ठीक है, सो इट डज नॉट कम इनटू प्ले अंटिल देयर इज़ एन एंटीजेनिक चैलेंज. इसके अलावा इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था. फर्स्ट था स्पेसिफिसिटी, यानी कि ये स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है. दूसरा बताया था मेमोरी, यानी कि जो भी इम्यूनोलॉजिक हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं उसको मेमोराइज कर लेना. और देन उसके बाद नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर इसका है डाइवर्सिटी, यानी कि एंटीजेंस कई तरह के होते हैं. सो एंटीजेंस में देर आर सो मेनी डाइवर्सिटी. देन उसके बाद आप 4th कैरेक्टरिस्टिक्स इसका था रिकग्निशन, मतलब रिकग्नाइज करना अपनी बॉडी की सेल्फ जो चीज़ें हैं, सेल्स हैं उनको, और प्लस नॉन सेल्फ या बाहर की जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना या रिकग्नाइज करना. तो हमने इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अपने घर के लोगों को या जान पहचान के जो लोग होते हैं उनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता होता है. लेकिन जो इंट्रूडर्स होते हैं, इंट्रूडर्स मीन अनजान लोग, तो उनके साथ हम बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, पहले हम उनको जज करते हैं. सो दिस इज़ नोन एज रिकग्निशन. या कोई भी हम एक्शंस बहुत आसानी से नहीं ले पाते हैं अपने लोगों के अगेंस्ट या अपनी बॉडी की जो सेल्स होती हैं या सेल्स से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल्स सीक्रेट होते हैं उनके अगेंस्ट. और मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अडेप्टिव इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक्टिव एंड पैसिव. तो इसको हम आगे और अच्छे से समझ लेंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So naturally acquired immunity may obtained in the course of daily life. हमारी डेली की लाइफ में ये नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिलोंग करती है. सो इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक्टिव एंड पैसिव. सो एक्टिव को हम पूरा कंप्लीटली अगर फुल नेम से इस चीज़ को समझे तो हम बोलेंगे
कि नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और पैसिव को हम क्या बोलेंगे, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसके बारे में लिखना भी होगा, हो सकता है शॉर्ट नोट में भी आ जाए तो भी आप इसको कर सकते हो कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले हम एक्टिव के बारे में समझ लेते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो यहाँ क्या होता है, एंटीजेंस या फिर पैथोजेंस जो हैं दे में एंटर द बॉडी नेचुरली and body generates an immune response against that antigen. Immunity may be lifelong, for example chickenpox or mumps, or temporary. इसका एग्जाम्पल, टेम्परेरी का एग्जाम्पल होगा इन्फ्लुएंजा और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए नहीं होते हैं। लेकिन जो चिकन पॉक्स या फिर मम्स होता है, अगर एक बार हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग मेमोराइज हो जाता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अब कैटेगरी है नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज में पास फ्रॉम मदर टू द फीटस वाया द प्लेसेंटा और ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम। सो ये कोलोस्ट्रम अभी बताया भी जाता है हर किसी को कि दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। सो नो इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, यहाँ पर किसी भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होता है। इम्यूनिटी इज़ यूजुअली शॉर्ट लिव्ड। सो इस तरह की जो पैसिव इम्यूनिटी है दैट इज़ शॉर्ट लिव्ड। तो शॉर्ट लिव्ड में पीरियड क्या हो सकता है, नियर अबाउट अ वीक टू मंथ्स, एंड प्रोटेक्शन अंटिल चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम डेवलप्स। तो जब तक कि बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है तब तक इससे प्रोटेक्शन मिलता है। सो पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है, ये आपको याद रखना होगा। Then second variety is artificially acquired immunity. So it may obtained by receiving a vaccine or immune serum. तो फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर भी आपको मैं बता दूँ कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एक्टिव एंड पैसिव बोथ वैरायटीज़ आर देयर। सो फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन वैक्सीन्स। सो वैक्सीन्स का मतलब क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन। इसी वैक्सीन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। सो वैक्सीनेशन बोलिए या इम्यूनाइजेशन बोलिए, बात एक ही है। सो एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन वैक्सीन्स एंड बॉडी generates an immune response to against that antigens. So immunity can be lifelong, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, और इट मे बी टेम्पररी, जैसे उधर आपको बताया था कि लाइफ लॉन्ग और टेम्पररी होता है नेचुरल में, वैसे ही आर्टिफिशियल में भी जो एक्टिव इम्यूनिटी है दैट मे बी लाइफ लॉन्ग एंड दैट मे बी टेम्पररी। तो टेम्पररी में टिटनस टॉक्सॉइड्स आ जाएंगे जो कि थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं। Then second variety is artificially acquired passive immunity. So it is preformed antibodies, यानी antibodies को पहले से ही create कर लिया जाता है lab में, okay? So this is known as anti-serum and these are introduced into body by injections. और जब ये पहले से ही इसको क्रिएट कर लिया गया है देन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी में, और ये इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू। सो स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन फ्रॉम हॉर्सेस और रैबिट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। एंड इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड, यानी कि हाफ लाइफ इसकी 3 वीक्स के अराउंड होती है। होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस, इसमें होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो
रिस्पॉन्ड नहीं करता है एंटीजन के अगेंस्ट। सो अभी हमने जब आपको सारी चीज़ें बताई तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आए थे लाइक सीरम, एंटी सीरम। सो हमें ये भी समझना है कि व्हाट इज़ सीरम, व्हाट इज़ एंटी सीरम, व्हाट इज़ सीरोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले हम सीरम को समझ लेते हैं। क्या है? इट इज़ द फ्लूइड दैट रिमेन्स आफ्टर ब्लड हैज़ क्लॉटेड। तो आप देखते होंगे कि जब भी ब्लड क्लॉट हो जाता है तो जो उसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, और लेकिन जो लिक्विड या सॉल्वेंट होता है ट्रांसपेरेंट सा येलोइश सा होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। सो द फ्लूइड दैट रिमेन्स आफ्टर ब्लड हैज़ क्लॉटेड एंड सेल्स हैव बीन रिमूव्ड। तो इस फ्लूइड से सेल्स को हटा दिया जाता है, सारे क्लॉट्स को हटा दिया जाता है। सो दैट मे बी नोन एज द सीरम। एंटी सीरम क्या है? सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू अ स्पेसिफिक एंटीजन। अब इसको समझने के लिए आप देखो कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट का या किसी एनिमल का जिसको कोई डिजीज़ हुई हो उसका सीरम लिया गया। ओके, सो उसके सीरम में वो उस डिजीज़ मतलब एंटीजन एंटर कर चुका है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके होंगे ऑलरेडी। ओके, सो इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, तो उस होस्ट से वापस से हम उसका ब्लड लेंगे और ब्लड लेके उसके सीरम को कलेक्ट कर लेंगे। दैट में बी नोन एज द एंटी सीरम। क्यों? क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं। सो दैट इज़ द एंटी सीरम, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वो चीज़ तैयार हो गई है जिसको कि हम किसी दूसरे पेशेंट या होस्ट को अगर इंजेक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी में बिना किसी एंटीजन के एंटर किए हुए उस पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर जाएंगे। सीरोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिएक्शंस बिटवीन एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस। सो एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस के बीच का जो भी रिएक्शन होता है उसकी स्टडी को हम सीरोलॉजी बोलते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ सीरम दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज़। तो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होंगे? गामा ग्लोब्यूलिन में प्रेजेंट होते हैं। सीरम का ये कुछ फ्रैक्शन होता है जिसको कि हम गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं, दैट इज़ फुल ऑफ एंटीबॉडीज़। सीरम सिकनेस, इट इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय मल्टीपल इंजेक्शंस ऑफ एंटी सीरम। तो किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस किसी पर्टिकुलर होस्ट को दे दिया गया एंटी सीरम का तो उस कंडीशन में सीरम सिकनेस हो जाती है। सो इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन प्रोटीन्स may cause fever, kidney problems and joint pain, but these are rare today. So बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि अब लोग अवेयर हो गए हैं। Now come to know the duality of immune system. So this is the last topic कि immune system का ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक है। सो आपके सिलेबस में हमने आपको बताया था कि आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी पढ़नी है, लेकिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी आपके सिलेबस में तो है, बट इसके अलावा सेल्युलर इम्यूनिटी भी होती है जिसके बारे में आपको जस्ट जानना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो ड्यूअलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज़ पहला तो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरा है आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी को समझ लेते हैं शॉर्ट में, लेकिन
डिटेल में इसको हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इसके बाद सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में भी अभी स्टडी करनी है. सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, it involves production of antibodies against foreign antigens. Antibodies are produced by a subset of lymphocytes called B cells. तो lymphocytes का subset क्या है? B cells हैं. So B cells that are stimulated will actively secrete antibodies and are called plasma cells. तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि बी सेल्स से जो कोई भी बी सेल अगर स्टिमुलेट हो करके वो एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन कर रहा है, सो दैट में बी नोन एज प्लाज्मा सेल्स. एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ऑफ व्हाट? ब्लड, प्लाज्मा, lymph, mucus, etc. and the surface of B cells also. Defense against bacteria, bacterial toxins and viruses that circulate freely in body fluids before they enter cells. So, cells में enter करने से पहले किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस करना, या फिर जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर वायरसेस जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड में फ्रीली सर्कुलेट करने लगते हैं. सो इसमें आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है. ऑल्सो कॉज सर्टेन रिएक्शंस अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़. तो कुछ टिश्यूज़ भी किसी पर्टिकुलर पेशेंट को जिसमें वो पर्टिकुलर टिश्यू वेस्ट हो गया हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या उसके किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेम्बर से टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट भी, अब ये टिश्यू ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल रहे, तो उसके अगेंस्ट भी ये रिएक्ट करता है. नेक्स्ट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सो इट में इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स. तो आपको क्या याद रखना है कि उधर आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपको क्या ध्यान देना है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स की मदद से, है ना, और ये लिम्फोसाइट्स जो है वो बी सेल्स से डेवलप होते हैं. यहाँ आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या ध्यान देना है कि इट में इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड टी सेल्स. तो ह्यूमोरल में बी सेल्स इम्पॉर्टेंट है और सेल मीडिएटेड में टी सेल्स की इम्पॉर्टेंस है. टी सेल्स में वर्क फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो दीज टी सेल्स में recognize foreign antigens on the surface of cells or organism or tissues. So ये T cells कौन कौन सी हो सकती हैं? हेल्पर T cells भी हो सकती हैं और साइटोटॉक्सिक T cells भी हो सकती हैं. T cells regulate proliferation and activity of other cells of the immune system. So रेगुलेशन का भी काम करती हैं ये टी सेल्स. सो टी सेल्स में रेगुलेट द प्रोलिफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एट्सेट्रा. डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट आर इनसाइड होस्ट सेल्स एंड आर इनएक्सेसिबल टू एंटीबॉडीज़. तो जब एंटीबॉडीज़ प्रॉपर काम ना कर पाए तो उस कंडीशन में नेक्स्ट बारी किसकी आती है? टी सेल्स की. सो ये अपना काम, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अपना काम शुरू करती है. इसके अलावा फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेल्मिन्स एंड कैंसरस सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, इन सब पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग टी सेल्स काम करती हैं. सो यहाँ पर ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को
डिस्प्ले किया गया है। सो आप देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक साइड में है ब्लू और दूसरी साइड में यानी कि राइट साइड में पिंक कलर में आपका सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डिस्प्ले किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या देख रहे हो, एंटीजेंस का फर्स्ट एक्सपोजर दिखाई दे रहा है आपको। सो ये एंटीजेंस एनगल्फ्ड हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के द्वारा। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को फेगोसाइटोसिस में बता चुकी हूँ, ठीक है। देन दीज मैक्रोफेजेस बिकम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो यही मैक्रोफेजेस जो एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, दे मे बिकम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो अब आप इधर देखो कि फ्री एंटीजेंस डायरेक्टली एक्टिवेट द बी सेल्स। आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या देखना है कि अगर कोई एंटीजन एंटर किया तो उस टाइम पे जो फ्री एंटीजेंस हैं दे में डायरेक्टली एक्टिवेट द बी सेल। और दूसरी साइड में आप देखिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है कि एंटीजन एंटर करता है यानी कि फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन दैट मे लीड टू एंटीजेंस डिस्प्लेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स में एक्टिवेट। तो ये जो सेल्स एक्टिवेट होंगी दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो सेल मेडिएटेड में कौन एक्टिवेट हो रहा है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन एक्टिवेट हो रहा है, बी सेल एक्टिवेट हो रहा है। और सेंटर वाली लाइन में आपको दिख रहा है कि मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बना रही हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, हेल्पर टी सेल्स को। एंड दीज हेल्पर टी सेल्स also stimulate cytotoxic T cells and B cells. सो आप देखिए कि हेल्पर टी सेल्स जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा स्टिमुलेट हुई है, इसका काम क्या है, इसका काम बाकी के दो जो ड्यूअल कैरेक्टर है इम्यून सिस्टम का, उन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बी सेल एंड टी सेल को स्टिमुलेट करने का काम हेल्पर टी सेल कर रहा है। देन उसके बाद आप देखिए आगे बी सेल क्या कर रहा है, बी सेल में गिव राइज टू प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या है, क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को। और राइट साइड में आप देखिए कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है दैट में गिव राइज टू एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, अब ये एक और काम कर रहे हैं, एक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अलावा मेमोरी टी सेल्स को भी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो ये मेमोरी टी सेल्स जो हैं ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम कर रही है। अब सेंटर लाइन में आप देख लीजिए जो हेल्पर टी सेल था जिसने साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी सेल दोनों को स्टिमुलेट करने का काम किया था, वो यहाँ सेंटर लाइन में क्या कर रहा है, अब आगे नेक्स्ट इसका काम क्या है, मेमोरी हेल्पर टी सेल को जनरेट करना। सो ये हेल्पर टी सेल किस में कन्वर्ट हो गई, मेमोरी हेल्पर टी सेल्स में। और मेमोरी हेल्पर टी सेल्स में स्टिमुलेट मेमोरी बी सेल्स और दीज में ऑल्सो स्टिमुलेट मेमोरी टी सेल्स। सो इस तरह से आप देखिए कि अब जब मेमोराइज हो गया तो सेकंड नंबर पे जो स्टिमुलेशन हो रहा है या सेकंड नंबर जो एंटीजन का सेकंड एक्सपोजर हो रहा है, उस टाइम पे ये मेमोरी हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगी, चीज़ों को याद करके उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पांस देंगी। तो ये रिस्पांस किस तरह का होगा, ये मेमोरी टी सेल्स क्रिएट करके और साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेंगी और दूसरी साइड में मेमोरी बी सेल को स्टिमुलेट करके प्लाज्मा सेल्स को सीक्रेट करने का काम करेंगी। तो अल्टीमेटली इन द एंड आप देख लो कि प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहे हैं, दे में डिफेंड अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस बाय बाइंडिंग टू एंटीजेंस and making them easier targets for phagocytes and complement. So इस तरह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजेंस बाइंडिंग्स के द्वारा, मतलब एंटीजेंस की जो बाइंडिंग्स होती है उसके द्वारा
ये क्रिएट हो करके वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इजी कर दे रहे हैं इनका जो मेन लक्ष्य है, दैट इज़ फॉर फैगोसाइटोसिस एंड उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट। तो दो चीज़ें, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, फैगोसाइटोसिस एंड कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को इजी करने का काम करता है। देन दूसरी साइड आप देखिए, जो एक्टिव टी सेल्स हैं, एक मिनट, ओके। सो फाइनली आप देखो एंड में ओके, सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या कर रही हैं, दे में डिफेंड अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस एंड कैंसर बाय बाइंडिंग टू एंड लाइजिंग द इन्फेक्टेड सेल्स और कैंसर सेल्स। तो ये कैंसर सेल्स को या जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको लाइज करने का काम करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो thank you so much.